तरह के प्रश्न रहेंगे, क्योंकि इस प्रश्न पत्र को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, लास्ट प्रश्न तक सारे के सारे अथवा पार्ट वगैरह सब सॉल्व कर दिए हैं। इसको देख सकते हैं, ये आपका एमसीक्यू है जिसमें 20 एमसीक्यू रहेंगे, और इसके बाद जो बड़े प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व कर दिया है। तो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी कि सर बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, तो यहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं, हर सॉल्यूशन को किया गया है यहाँ पर। और मैं आपको फटाफट इनके सॉल्यूशंस को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखेंगे और सोल्यूशन के साथ देखेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, फिर इसके बाद में बड़े क्वेश्चंस को हम देखेंगे। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, और आपको आपने कितनी तैयारी करी है ये आपको अंदाजा होना चाहिए। और मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया था उसको जरूर एक बार चेक कर लेना, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए, क्योंकि आपके एमसीक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके परसेंटेज को इंप्रूव करने में। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक होंगे। तो इस तरह का बहुपद अगर मिलेगा हमें, तो उसके शून्यांक अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे शून्यांक। तो सबसे पहले हमें इस बहुपद को टुकड़ों में डिवाइड करना होगा, यानी कि हमें इसके x के मान निकालने होंगे, x का मान ही शून्यांक होगा। तो अगर मैं इस बहुपद को लिखना चाहूँ तो ये हमारे को दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर दिया गया है -3। ठीक है, ये हमारे इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या है इसके टुकड़े कर देने हैं, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनका जोड़ घटाओ तो 3 के बराबर आ जाए, लेकिन जो जोड़ घटाओ तो 2x के बराबर आ जाए, और उनका गुणा करें तो 3 के बराबर आ जाए, वो भी -3 के बराबर। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो कोई इशू नहीं है, इसको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो 2x है ये वाला, इसके टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये हमारा जो है वापस से जोड़ें या घटाएं ये हमारे को मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर 3x लिखूँ और इसमें प्लस कर दूँ 1x, ठीक है, तो आप देखोगे कि 3x और प्लस 1x वापस से माइनस का 2x आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे को लानी थी, और ये चीज़ आ गई है इस टुकड़े से। आप समझ रहे हैं, हमने टुकड़ा जो किया बीच वाले को तोड़ा है, और इसको तोड़ करके हमने लिखा है -3x प्लस x। और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज़ जो है, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे मैं -3 लिख दूंगा, ये बराबर हो गया 0 के। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन किस में से लेंगे हम, कॉमन इस दोनों में से लेंगे, ठीक है, और कॉमन इन दोनों में से लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x है, तो इसमें से अगर मैं x कॉमन लूँ तो x निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से अगर x गया तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा। ये सारी चीज़ें बेसिक्स आपको कराई गई होंगी, मैं केवल यहाँ पे सॉल्व करके फटाफट बता रहा हूँ। और इसके अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि x को हमने बाहर ले लिया है, तो x को बाहर लिया तो -3 बचा। इसी तरह से आगे क्या बचेगा, आगे अगर मेरे को यहाँ पे देखो x -3 है ब्रैकेट में, तो आगे भी x -3 ही आना चाहिए, तो x -3 तो मैं पहले लिख लूँ। अब मेरे पास बचना क्या है, यहाँ पे +1 बचेगा, क्योंकि +1 हम लिख दें यहाँ पर। अब आप उसे देखो, इसको x से 1 को गुणा करोगे तो वापस +x आ जाएगा, और -3 को +1 से गुणा करोगे तो -3 आ जाएगा, यानी कि सारे टुकड़े हमारे सही हो गए। अब हम एक बार जो है बाहर वाली संख्या को ले लेंगे। बाहर वाली संख्याएं क्या है, तो यहाँ पर x है और +1 है, तो हमारे पास एक आ रही है कि x + 1, ठीक है, एक तो संख्या ये आ गई। और दूसरी जो हमारे पास है वो कॉमन वाली है। कॉमन वाली क्या है, x -3 और x -3, तो एक बार x -3 हम कॉमन वाली ले लेंगे, ठीक है। ये आपके इक्वल्स टू 0 हो गया। तो एक बार 0 रखिए आप इस वाली को, एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए। तो सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं, तो x + 1 = 0 करूँ तो x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा -1, ठीक है। अब मैं ये वाली संख्या ले लूँ, यानी कि अब मुझे क्या करना है, x -3 = 0 करना है, और इसको 0 करूँगा तो x का मान क्या आ जाएगा, =3। तो मेरे पास जो संख्याएँ आई हैं, x का मान क्या है, x का मान आप देख सकते हैं, यानी कि शून्यांक मेरे पास तो एक तो शून्यांक ये आया, ठीक है, और एक शून्यांक ये आया। x के जो मान होते हैं वही शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं -1 और 3 जिसमें भी हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। अब देखते हैं -1 किस में है, इसमें -1 नहीं है, ये गलत है। इसमें -1 है लेकिन हमारे को प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का 3 नहीं, यहाँ पे माइनस का 3 है, ये भी गलत है। यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं, हमारा एक माइनस का है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि तीसरा ऑप्शन में देखिए कि x का मान 3 है और x का मान ही -1 है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कि सही हुआ। बहुपद के शून्यांक क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीश आने की प्रायिकता होगी। यानी एक सिक्का है, अगर हम उसको एक बार उछालते हैं तो उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और इसने पूछा क्या है, आपके शीश आने की प्रायिकता बतानी है। शीश आने की प्रायिकता बतानी है, तो शीश आने की प्रायिकता क्या होगी, सिंपली आप जानते हो कि हमारे सिक्के में दो पहलू होते हैं, या तो वो आएगा हेड या फिर आएगा टेल, यानी कि या तो आएगा चित या तो आएगा पट। यानी कि कुल प्रायिकता हमारे को, टोटल प्रायिकता जो मिलेगी वो तो 2 मिल रही है, लेकिन आपको बोल रहा है कि शीर्ष के, यानी कि ऊपर जो है, यानी कि जब हम उछालते हैं तो उछाल करके जब सिक्का नीचे गिरेगा तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए, शीर्ष पर क्या आना चाहिए। देखिए सिक्के के एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की, शीर्ष मतलब हेड हो गया, अगर हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो अनुकूल परिणाम है, ठीक है, अनुकूल परिणाम
बटे में कुल परिणाम, यही हम करते हैं। कुल परिणाम तो मेरे पास 2 है और अनुकूल परिणाम कितना है, हेड कितनी बार आएगा, तो आप देख सकते हो अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो एक बार ही हेड आएगा या फिर एक बार टेल आएगा। इसने हमसे हेड पूछा है तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा हो गया। अनुकूल कितना आया, अनुकूल हमारे पास यानी कि हेड एक बार आएगा और कुल परिणाम कितने हैं, 2 है, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान आपको बताना है। ध्यान रखें, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान आपको बताना है। लिख लेते हैं इसको। इसमें आपको दिया क्या गया है, 9 sec स्क्वायर ए, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया गया है, इसमें दिया है माइनस tan स्क्वायर ए, माइनस tan स्क्वायर ए, यानी कि ए की जगह थीटा भी हो सकता है। बात एक ही है, ए बी सी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे थीटा हमें मान के चलना है। अब यहाँ पे देखो दोनों, अच्छा इसमें 9 भी है आपका, ये ध्यान रखना है कि 9 tan स्क्वायर है। तो देखो इन दोनों में 9 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 9 देख रहे हो, इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो मैं 9 को क्या करूँ, कॉमन कर लूँ, तो 9 बाहर निकाल दिया तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच रहा है sec स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाया, माइनस का हमने यहाँ पे 9 बाहर ले लिया है तो माइनस का tan स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे हमने लिखा tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमारे को एक फॉर्मूला पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मान रख दूँ, इस ब्रैकेट वाले का मान कितना होता है, 1 होता है, तो अगर एक मान रख दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 9 के बराबर ही आई, है ना। ब्रैकेट में 1 है तो 1 को 9 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होता है, तो यहाँ पर आपका 9 आंसर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है इसका मान। ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला अगर आपने याद नहीं किए हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो चौथा प्रश्न है उसको देखते हैं। इस चौथे प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं। अभी चित्र है, इसके अंदर बिंदु P जो है इसके निर्देशांक हमें बताने हैं। तो बिंदु P जो है उसके निर्देशांक क्या होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए बिंदु P, इसमें से बिंदु P यहाँ पर होना चाहिए, ये मिस्टेक है ना। तो यहाँ पर बिंदु P है जो, इसके निर्देशांक आपको बताने हैं। तो P के निर्देशांक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 2 आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यानी कि x का मान कितना आ रहा है, x का मान 2 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो 2 और -3 जहाँ पे भी हमारा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा 2 और -3 दिखाई दे रहा है, यही सही है। हमारे को P जहाँ पर ये डैश 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 मिला हुआ है, इस बिंदु को P बोल रहा है, इस बिंदु का मान हमें बताना था। ग्राफ आपने किया होगा, अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे चित्र है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर है, AC 6 सेंटीमीटर है, BD 2 सेंटीमीटर है और CD 4 सेंटीमीटर है। तो आपको एंगल BAD और एंगल CAD का अनुपात आपको निकालना है। दोनों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। इस चित्र के हिसाब से अनुपात जो पूछ रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पे AB कितना दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है हमारे को 3, तो हम AB लिख लें। AB हमारे को 3 दिया हुआ है और AC हमारे को दे रखा है 6, AC बराबर 6। तो AB बटे AC कितना हो जाएगा, AB बटे AC इक्वल्स टू 3/6 और इसको हम काट दें तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, ठीक है। अब हमारे को आगे देखें तो यहाँ पे देखो BD कितना दिया है, BD 2 दिया है, तो हम लिखते हैं BD बराबर 2 दे रखा है और आपको CD जो दे रखा है, CD बराबर 4 दे रखा है। तो यहाँ पर BD आपका है जो ये रहा BD और ये रहा CD। BD और CD का अनुपात निकाले तो कितना हो जाएगा आपका, BD और CD का अनुपात, यानी कि BD बटे CD बराबर 2/4 और इसको भी काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। दोनों अनुपात बराबर आ गए। यहाँ पे सीधा सीधा है AB बटे में AC हमने किया तो इसका अनुपात आपका 1/2 आया। और इसी तरह से हमने यहाँ पर ये अनुपात और ये अनुपात दोनों समान है, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो AD लाइन है, यहाँ पर ये AD लाइन जो है ये एंगल A को जो है बराबर हिस्से में काट रही है, और बराबर हिस्से में काट रही है तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, यानी कि एंगल BAD हम कह सकते हैं कि एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब इसका कुछ भी अनुपात करो, अगर 1/2 इधर लिखते हो और 1/2 इधर लिखते हो, कट के वापस से 1/1 आ जाए, 1:1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अनुपात 1:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसको डिटेल में मैंने नहीं बताया, आपको डायरेक्ट बता दिया फटाफट। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आपसे पूछा गया किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में शून्यांकों की संख्या बतानी है। शून्यांकों की संख्या जब x अक्ष को ये जो हमारी कर्व होती है कितनी जगह काट रही है, यही इसके शून्यांक होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। x को ये
कितनी जगह काट रही है, यही हमारे शून्यांक हो गए। देखोगे कि x को जो है एक तो यहाँ पे काट रही है, x को यहाँ पे भी काट रही है और x को यहाँ पे भी काट रही है, तो इसके शून्यांक होंगे 3। तो हमारा आंसर जो है 3 वाला ऑप्शन यानी कि दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से दूरी मैंने आपको क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में करा दिया था। -6 और 8 है, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। वही आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना है और इसका अंडर रूट हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी आपको निकल जाएगी। मूल बिंदु क्या होते हैं? आपका 0,0, ठीक है। तो अब आप पहले आपका अगर ये हमारा ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पर ये हमने 0, 0 मूल बिंदु क्या है? ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। इस तरह से हमारा हो गया। अब यहाँ पे x2 का मान अगर 0 रखते हो, 0 में से ये -6 करना है, यहाँ पे माइनस का साइन से प्लस का 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो। इस तरह से यहाँ पर y2 कितना है? y2 0 है, 0, और यहाँ पर कितना है? -8, तो -8 कर लो, इसका स्क्वायर कर दो। अब आपका ये अंडर रूट में है, ठीक है। कल मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो गया 36 प्लस में ये 64, 64, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका अंडर रूट हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 100। 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। तो 10 हमारा इसका आंसर हुआ। तो 10 नंबर थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। आपकी बार ध्यान रखना, मैंने जो जो बताए हैं इससे पहले वाले पेपर में सॉल्व करवाया था। ये आपका दूसरा जो कोड है उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये तो क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है। एक बार इसको समझ लेते हैं ना, डायग्राम बना लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो इस तरह से आपकी घड़ी होती है, गोल टाइप में, और इसके बीच में कहीं एक बिंदु है जहाँ से ये बोल रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर, ये है आपकी यहाँ से 8 सेंटीमीटर, ये है आपकी घड़ी की सुई की त्रिज्या, ठीक है। अब ये 5 मिनट चलती है, तो 5 मिनट चलेगी होगी, तो यहाँ से सुई कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे पहुँचेगी। इस तरह से ये 5 मिनट बाद में यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। यानी कि 5 मिनट में यहाँ पर कोई जो कोण बनाएगी वो कितना बना रही होगी? थीटा बना रही होगी, सही बात है। चलो, अब हमारे को ये पता है कि जो घड़ी की सुई जो है कितना बना रही है? थीटा डिग्री बना रही है। अब यहाँ पर हमें पता है एक घड़ी यानी कि ये पूरे सर्कल का जो टोटल होता है, टोटल ये कितना होता है? तो ये हमारा जो सर्कल का टोटल एंगल होता है वो होता है आपका कितना? टोटल एंगल कितना होता है ये? तो यहाँ पे हमारे को पता है घड़ी का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, सर्कल का एंगल और 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 5 मिनट के हिसाब से ये पूरा का पूरा बनता है ना। तो आप सोच सकते हो कि 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, यानी कि ये 1 मिनट में कितना बनाती होगी, ठीक है। 5 मिनट में 360 डिग्री कितने मिनट में बना रही है? तो 360 डिग्री कितने मिनट में बना रही है? 6 × 36, तो आपका 36 बार में। और यहाँ से ये रचित जो क्षेत्रफल है ये कितना देर का है? ये है हमारे केवल 5 मिनट का, ठीक है। ये 5 मिनट में बनाया गया है, जो उसमें ये थीटा बना रहा है। आप सोचो कि 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये पूरी घड़ी वापस घूम करके इसी जगह पे आएगी, तो कितने मिनट लेती है? एक चक्कर काटने में कितने बनते हैं? 60 मिनट, ठीक है। एक चक्कर काटने में 60 मिनट लगते हैं। तो 60 मिनट में टोटल डिग्री कितने हो गए? ये आपके 360 डिग्री। तो 60 मिनट के हिसाब से अगर हम बात करें 1 मिनट का कितना हुआ, तो 1 मिनट का निकाल लेते हैं, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और 6 × 36, यानी कि मैं कहूँगा कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा एंगल बन रहा है वो 6 डिग्री बन रहा है। तो 5 मिनट के अंदर कितना बनेगा? तो हमारा जो थीटा का मान आ जाएगा 5 मिनट के अंदर कितना बनेगा? 6 × 5, यानी कि 30 डिग्री जो है थीटा का मान आ गया हमारे पास, ठीक है, 30 डिग्री। अब हमारे को पता है कि ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² थीटा, πr² थीटा बटे में 360, ये होता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना है, सारे फॉर्मूले नहीं भूलने हैं। तो यहाँ पर हमारे को किसी चीज़ को तो दिया नहीं है, क्यों? आर की जगह आर ही दिया है, बाकी तो हमारे को क्या है? थीटा का मान हमने निकाल लिया। थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो पाई का पाई, r² इंटू में 30, ठीक है, बटे में 360, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 0 से 0, और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये हो गया आपका क्या? πr² अपॉन में 12। तो πr² अपॉन में 12 आपका दूसरा नंबर ऑप्शन देखने को सही मिल रहा है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? 5, 10, 15, r 20, 35, 40 का समांतर माध्य 21 है, तो r का मान आपको निकालना है। सबसे पहले समांतर माध्य आप जानते ही हो, सारे संख्याओं को जोड़ देते हैं, और आपको दिया गया है कि समांतर माध्य क्या है, कितना है इसका पूरा समांतर माध्य 21 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका समांतर माध्य जो है हमारे को 21 दिया हुआ है, तो r का मान निकालना है। यानी सारी संख्याओं का योग करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? समांतर माध्य क्या होता है? जितनी संख्याएं हैं उसका योग। तो संख्या है 5 + 10 + r + 20 + 35 + 40, ठीक है।
और इसका जो है संख्याएं, इसके बटे में जितनी संख्याएं को जोड़ा है उतनी संख्याएं हम बटे में कर देते हैं। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 5 10, अच्छा 15 भी है, ठीक है। यहाँ पे 15 हम भूल गए हैं, यहाँ पे हम 15 लास्ट में जोड़ देते हैं, 15, ठीक है। हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं यहाँ पर। आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं, और इसका समांतर माध्य 21 दिया हुआ है, तो इसको बराबर हम 21 लिख देते हैं, ठीक है। अब इधर से 7 उधर ले जाऊँ तो यहाँ पे टोटल पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 125 प्लस आर बटे 7, और इसका मान हमारे को दिया है कि इसका समांतर माध्य 21 है, तो ये 21 के बराबर दिया हुआ है। 7 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 125 प्लस आर बराबर, 7 को उधर करें तो ये हो जाएगा 21 गुणा में 7। अब ये 21 गुणा 7 कितना होता है आपका? 7 तो 7 और 7 दूनी 14, 147, और ये हो गया आपका 125 प्लस आर। आर यहीं छोड़ दें, आर का मान निकालना है। 147 माइनस 125 करिए तो ये आ जाएगा आपके पास में 2, और 4 में से 2 गया 2, 22। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा जो है इसका सही हो जाएगा। समांतर माध्य समझ में आ गया? ध्यान रखना है, समांतर माध्य जब भी आएगा, समांतर माध्य, माध्य नहीं, समांतर माध्य जब भी पूछेगा सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे देना है, वही समांतर माध्य होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास आर का मान आ गया 22, ठीक है। ये हमारा आंसर पूछा क्या गया है? आर का मान बताना है, तो 22 हो गया। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है आपको, ए बी सी और डी ई एफ, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि यहाँ पर ए बी और डी ई बराबर है बी सी और ई एफ के। इसके अलावा ये बराबर है ए सी और अपॉन में डी एफ के। इसके अलावा और क्या बराबर है इसमें? ये अच्छा, इन तीनों को बराबर दिया है 4/9 के। तो इसका बताना है, तो त्रिभुज बी सी ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में डी ई एफ का क्षेत्रफल का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ कि क्षेत्रफल का मान कैसे निकालते हैं। याद होगा आपको, मैंने मॉडल पेपर में भी इसको सॉल्व करवाया था। अगर आपको याद नहीं है तो उसको याद करना सीख जाओ और उसको एक बार ज़रूर देख लेना। यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल रहा है, हमारे को पता है कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, इनका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। भुजा के स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जो भुजा होगी उस ये कितनी दे रखी है? 9, और इसकी जो भुजा होगी वो कितनी दे रखी है? 4। तो यहाँ पे 4/9 का होल स्क्वायर कर दीजिए और इसको निकाल दिए। 4 चौक 16 बटे में 9 में 81, तो हमारे पास 16/81 जो है इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन सही। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही हो गया, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसको सॉल्व भी कराया है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है आपको 0, इसके मूल बराबर हैं तो सी का मान क्या होगा? अगर मूल बराबर होंगे तो सी का मान आपको बताना है। और मैंने ये भी समीकरण आपको समझाया कि मूल बराबर कब होते हैं, ठीक है। इसका मान क्या आएगा जब मूल बराबर होंगे, तो क्या मान आता है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, हर चीज़ सिखाई हुई है। इसकी तुलना स्टैंडर्ड इक्वेशन से कर दो तो मूल पता चल जाएगा आपको, बराबर की बात हो जाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है आपकी? ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन नीचे वाली है। अब इसमें तुलना किया तो ए का मान क्या आया? ए बराबर यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? 2 है इसके हिसाब से। तो ए मैंने लिख लेता हूँ, ए बराबर हमारे को कितना मिल रहा है? यहाँ से 2 मिल रहा है। और बी कितना मिल रहा है? बी मिल रहा है मेरे को -8। तो हमने लिखा बी बराबर कितना है? -8, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो बी बराबर -8 है, और यहाँ पे ए की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है उसी का हम समझ गए, और सी की जगह क्या है? सी, तो सी बराबर सी है। अब जब हम यहाँ पे, क्योंकि बोला है कि मूल बराबर हैं, और जब मूल बराबर होते हैं तो क्या लिखते हैं हम? बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। जब मूल हमारे बराबर होते हैं तो ये होता है। अब हमारे को सीधा सीधा बी का मान कितना है? -8, तो -8 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर 4, और ए कितना है? 2 गुणा 2 और गुणा में सी तो हमारे को निकालना है क्योंकि सी का मान हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे ये कितना हो गया? -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। तो ये हो गया 64, और इधर कितना हो गया? ये 4 दूनी 8c, 8c हो गया। यहाँ से सी का मान निकालना चाहूँ, सी बराबर क्या हो जाएगा? 64/8, और 8 8 64, यानी कि सी का मान आया 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, बिंदु जो दे रखे हैं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको अच्छी तरह से पता है क्या होते हैं? अच्छी तरह से पता है आपको कि क्या होते हैं इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक को मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर हम x के मध्य, यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका x1 हो गया, ठीक है, और ये y1 हो गया, और ये आपका x2 हो गया, और ये y2 हो गया। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होता है? अगर x का मान निकालना है, x हमारा अगर मध्य बिंदु है कोई x, क्योंकि यहाँ पे x1 है और x2 है, तो x
1 प्लस x2 बटे 2 करते हैं। अगर y बिंदु निकालना है तो हम क्या करते हैं, y1 प्लस y2 बटे में 2 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख लीजिए, अगर x का मान निकालना है तो x में कितना है, -2, तो -2 प्लस अब x2 -2 बटे 2, ठीक है। तो ये माइनस का 2 और माइनस का 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -4। तो यहाँ पे हम कहेंगे -4/2 काट दीजिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2। तो हमारे पास x का मान क्या आया, इसका मान क्या आया, -2, ठीक है। अब इसी तरह से y में रख दीजिए, y का मान क्या है, 6 है, और y2 का मान कितना है, 10। तो 6 + 10/2 ये कितना है, 16/2, काट दीजिए, कितना आ गया, 8। तो हमारे पास y का मान आ गया 8। अब देखिए -2 और 8 कहाँ पर है, -2 और 8 कहाँ पर है, -2 और 8 तीसरे ऑप्शन में है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है 12वें क्वेश्चन का सही हो जाता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास हमें निकालना है। आधार का व्यास हमें निकालना है। हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखो, आधार किसी बेलन का कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। और बेलन का मतलब क्या है, कि बेलन का मतलब ये है कि ये सिलेंडर है, कोई सिलेंडर को ही बेलन बोला गया है यहाँ पे। तो इस तरह का ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इस तरह का ही आपको सिलेंडर को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। तो ये सिलेंडर आपका कुछ इस तरह से होता है, जो अभी मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेलन है। इसमें क्या बोल रहा है, लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, आधार आपका सर्कल है, सर्कल है ना, यानी कि गोल, आपका एक सर्कल है, यानी कि वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसने दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे को, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ठीक है। वो कितना है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 9 पाई दे रखा है। दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई उड़ा दो, बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर 9। तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 9 का अंडर रूट। तो आर का मान आ जाएगा आपके पास में 3 आ रहा है इसका आंसर। तो ये चेक कर सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर क्या है, रेडियस है, पूछा क्या है, व्यास। व्यास मतलब डायामीटर, डी पूछा है। और डी क्या होता है, 2 गुणा आर, आर का दुगना होता है, ठीक है ना। व्यास जो होता है वो आर का दुगना होता है। आर कितना मिला हमारे को, 3। तो 3 गुणा में 2, यानी कि आर का दुगना, तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी पर मध्य बिंदु हो। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। इसको डायग्राम बना के समझ लेते हैं। इसमें क्या है, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरह से आपको दे रखी है, ये ट्राइंगल बोल रहा है, इस समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी सी तो नाम है इसका, तो हमने लिख लिया ए बी और सी इसका नाम है। आगे क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है कि इसमें डी जो है बी सी पर मध्य बिंदु है। तो बी सी का मिड पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि यहाँ पे डी कोई पॉइंट है, वो बी सी का मध्य बिंदु है। और जो त्रिभुज जो बन रहा है डी पॉइंट से, वो कौन सा, डी बी डी ई बन रहा है। तो बी डी ई, बी डी और फिर ई कहीं जाएगा, तो ई पॉइंट हम मान लेते हैं, ऐसे करके मिला लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरह से आपका ये बना, यहाँ पर होगा कोई ई पॉइंट, तो हमने माना ये ई पॉइंट है। तो बी डी ई ये पॉइंट हो गया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, कि जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी बटे में हम क्या कह देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर होता है ये, इनकी संगत भुजाओं के, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हो गए भाई, इसकी भी भुजा बराबर है, इसकी भी भुजा बराबर है, तो संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। हम कह सकते हैं कि इसकी जो बी डी है, ठीक है, बी डी है वो कितनी हो जाएगी, बी डी या ए बी, ये ए बी बोलो तो ए से लेके बी जो बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बी जो है ये बराबर हो जाएगा बी सी के। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो है आपका सीधा सीधा यहाँ पर जो है ए बी, या फिर आप बोल सकते हो बी सी, ठीक है, बी सी बटे में क्या हो जाएगा आपका, बी ई हो जाएगा, ठीक है, बी या डी ई हो जाएगा, डी ई, ठीक है, डी ई, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि ये साइड इसकी बराबर है, ये साइड इसकी बराबर है, ये साइड इसकी बराबर है, सारी साइड भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इनके भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है। अब आपको समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि ये बी सी का स्क्वायर है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बी सी जो है, बी सी जो है, ध्यान रखना है, बी और सी इसके मिड पॉइंट में क्या है, डी है। आपको बोला है क्वेश्चन में कि डी जो है ये बी सी का मध्य बिंदु है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यानी कि ये जो है आपका बी सी जो है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये बी सी जो है कितना हो जाएगा, ये बी सी जो है ये कितना हो जाएगा,
डबल ऑफ बी डी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2BD बटे में DE, हो सकता है बिल्कुल सही। अब इसके बाद में और कुछ है ही नहीं इसमें। अब आपको पता है कि मैंने कहा कि ये साइड और ये साइड, सारी की सारी साइडें बराबर हैं, अलग अलग ट्राइंगल्स में सारी साइडें बराबर है। तो यहाँ पे BD को, ये इस BD को क्या मैं लिख सकता हूँ, इस BD को मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये डबल हो जाएगा। तो नीचे वाला भी आपका ये जो DE है, ध्यान रखना DE है, ये भी क्या है, BD के बराबर है, क्योंकि मैंने बताया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि आपका सम बाहु त्रिभुज है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर है। तो ये नीचे DE आपको दिख रहा है, ये DE है, वो किसके बराबर है, BD के बराबर है। तो मैं इसको नीचे वाले को भी BD लिख सकता हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2BD तो ऊपर है ही, ठीक है, नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इसका स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया हमें निकालना है इनका, तो यहाँ पे BD से BD हटा दो, तो आपके पास में आया क्या, 2/1 का होल स्क्वायर, और 2/1 का होल स्क्वायर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अनुपात क्या आया हमारे पास, 4:1। तो हमारे पास आंसर नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा। आप सभी को ये तो पता है कि tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। अगर आपको पता नहीं है तो याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 - tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बोला है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, अपॉन में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0/2, ठीक है, यानी कि 0, यानी कि इसका मान जो है वो 0 आ गया। ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो किसका मान इसमें से 0 के बराबर होता है, कौन सी वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो cos 90 का मान जो है 0 के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, cos 90 जो है इसके बराबर आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बहुपद में शून्यांकों का योगफल आपको निकालना है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। हम जब लिखते हैं शून्यांक तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यांकों का योगफल होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। या तो आप इसको बोलो, या फिर आपके x का मान जो भी आपका आएगा, x का मान जो भी है 2 मान आएंगे, तो वो आपका शून्यांकों का योग होगा। तो शून्यांकों का योग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे को स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को तुलना करें तो हमारे को शून्यांकों का योग पूछा है। शून्यांकों के योग की जगह क्या है, प्लस का 5 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, +5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। तो शून्यांकों का योग की जगह क्या है भाई, x के साथ क्या है 5, यहाँ पे x के साथ क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया, अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा भाई, क्वेश्चन आएगा, आपको करना आना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, सम संख्याएं निकालनी है। तो 2 हो गया, 4, 2 4 6 8 10 12 और 14, इसके बीच में तो और तो सम संख्या आएगी नहीं, ठीक है ना। तो इसका समांतर माध्य निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, इन सभी को ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, टोटल 7 संख्याएं हैं। अब इसको ऐड करिए, तो 2 + 4 + 6, 6 4 10 2 12, 12 और 8 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 10 50, 50 और 6 56, 56/7 हो गया ना। तो 7 एकम 7, 7 8 56, 8 आ गया समांतर माध्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो गया, ठीक है। सभी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्याओं का योग किया है बटे में वो संख्या, सिग्मा हम जो है इसमें जो भी मान लो सिग्मा FI अपॉन में n कर देते हैं, नंबर ऑफ जो भी संख्याएं होती है। तो आपका जो है नंबर ऑफ संख्याएं कितनी, हमने सम संख्याओं को जोड़ कर दिया और उसके बटे में भाग कर दिया, जितनी संख्याएं हैं 56 आया, जोड़ बटे में 7 काट दिया, तो आया हमारे पास 8 आंसर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। 18वां जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। समीकरण x + 2y + 5 = 0 है और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म है। एक अद्वितीय हल होगा, ठीक 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। इसमें देखो इसका आंसर तो मैं बताता हूँ, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आपको मैंने मॉडल पेपर में भी करवाया है, ठीक है। मॉडल पेपर देखा है तो उसमें बताया कि कौन से हॉल का क्या सिचुएशन होती है, तो आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने कल जो आपका बोर्ड का जो इस तरह का पेपर डाला था उसमें भी मैंने आपको बताया है इस तरह के, कब एक हल होता है, कब 2 हल होते हैं, कब हल नहीं होता है, सारी चीज़ें बताई हैं। A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये सारी कंडीशंस मैंने करवाई हुई हैं, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन दे रखी है इसकी माध्यिका निकालनी है, ठीक है, माध्यिका बतानी है आपको। और इसी में जो 20वां प्रश्न है इसमें बोला गया है बारंबारता सारणी का माध्य दे रखा है और माध्यिका है, तो बहुलक निकालना है। माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन का फॉर्मूला मैंने कल आपको एक पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें आपको 3 माध्य बराबर बताया था मैंने आपको कि क्या होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूले को रखोगे, सारी वैल्यू रखिए, माध्य की जगह माध्य रखना, माध्यिका के मान रखना, बहुलक अपने आप निकल जाएगा। बता देना, इन दोनों का आंसर आप आसानी से बता सकते हो, आपके लिए छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं जो बड़े प्रश्न हैं वो उनके आंसर देखते हैं। इसमें क पार्ट पूछा गया है और यहाँ पे सभी खंड करने हैं, यानी कि क, ख और ग और इसके बाद घ और आपका अंग और इसके बाद में च। ये च तक के सारे प्रश्न जो है करने हैं और सारे प्रश्न कितने हैं, 2-2 नंबर के हैं। इनको करोगे तो 2-2 नंबर मिलेंगे और करने सारे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको करने ही करने हैं, मजबूरी है आपकी, ठीक है। पेपर इसी तरह से आएगा। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल 6 से विभाज्य है, तो ये कथन सत्य है या असत्य, इस तरह का मैंने क्वेश्चन मॉडल पेपर में कराया है और यहाँ पे इसका आंसर मैंने दे दिया है। आप देख सकते हो, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये जो है इसका मान 1 के बराबर होता है। देखो मैंने LHS ले लिया है और इसको सिद्ध करके बता दिया है कि भैया ये 1 के बराबर होता है। बाकी सॉल्यूशंस को आप पढ़ लेना ढंग से। इसके बाद जो है ग पार्ट, सिद्ध करना है आपको ये बिंदु और ये बिंदु जो है संरेखीय है। संरेखीय का मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर जब होंगे तो यानी कि कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो संरेखीय ये रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर कर दिया है। अब यहाँ पे x1 y1 और x2 और y2 के और x3 y3 के मान लिख लेना। और ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे इसको याद करना है। ये मॉडल पेपर में बताया कि कैसे इन फॉर्मूलाओं को याद करना है। फॉर्मूलाओं को याद अगर आपने संयम से देखा है, जल्दबाजी करोगे कुछ नहीं मिलेगा, आराम से देखोगे सब कुछ करके आओगे, एकदम एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया वैसे आएगा क्वेश्चन। 3 पेपर मैंने बताए हैं आपको, तीनों का अगर पढ़ लिया, एक तो मॉडल पेपर पढ़ना, ठीक है, जो मैंने डाला हुआ है। उसके अलावा जो है मैंने एक आपका वायरल पेपर डाला है, ठीक है, वायरल वाला पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा वायरल पेपर में उसमें मैंने MCQ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, बड़े क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। और ये जो आपका कोड है इसका आंसर, इस पेपर को पढ़िए ढंग से, ठीक है। और इसके बाद टेंशन फ्री हो जाइए, आपका बहुत अच्छा कल्याण हो जाएगा अगर आप इन तीनों पेपर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो, ठीक है। तो ग वाला सिद्ध करना है, सिद्ध करने का मैंने बता दिया कैसे करना है, ये रहा। अगर मॉडल पेपर समझ लिया है तो सारे क्वेश्चन समझते जाओगे आप। एक बार मैंने समझाया है, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन से डिजिट चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका आंसर इति सिद्धम, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक दवा का कैप्सूल बेलन आकार का है, यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने इसका हल दे रखा है, ये हल है, ठीक है। हल है कि माना हमने ये लंबाई कितनी है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा अर्धगोला लगा हुआ है, कैसे कैसे है। ये क्वेश्चन पहले आप देखोगे, उसके बाद आंसर देखोगे तब समझ में आएगा। तो ये रहा इसका आंसर। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का जो भी हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आधे आधे अर्धगोले हैं इनका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अर्धगोलों का क्षेत्रफल 2 क्यों है गुणा में, कि 2 अर्धगोले हैं, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। और इसको जो है फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर समांतर माध्य निकालना है, तालिका दे रखी है आपको, तो समांतर माध्य निकाल करके मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ये रहा हल, ये है सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, और ये रहा समांतर माध्य इसका। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, ये मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करते हैं, वो अनुपात बताना है आपको, ठीक है, रेशियो बताना है M1 M2 का। तो यहाँ पर हमने रेशियो निकाल दिया है, ठीक है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। और ये रहा आपका MN का रेशियो या M1 M2 का रेशियो, 1:5 आएगा इसका उत्तर। इसको निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों का, अब इसमें से 5 प्रश्न करने हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न जो है इसमें क करिए या ख करिए, तो यहाँ पर आपको च तक यानी कि 6 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 5 करने, 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 में से आपको केवल 5 करने हो। पहला पार्ट जो है इसमें आपको ग्राफ खींच करके हल करना है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ खींच दिया है और इसको हल भी किया हुआ है। तो ग्राफ इस तरह का बनेगा इसका, ठीक है। तो इसको देख लेना, आपको मैंने सारा मॉडल पेपर में समझा रखा है कि बनाते कैसे हैं, बाकी मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोले थे सर उत्तर बड़े क्वेश्चन का भी दे दो, तो इसीलिए मुझे बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सॉल्व किया है। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका ख पार्ट आपको केवल एक ही करना है, सारे 4 अंकीय प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। ये रहा सैफाली का गणित और अंग्रेजी में क्रमशः मान लो कि उसका अंक प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद में इक्वेशन बनानी है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर जो है एक त्रिभुज ABC बनाइए, उसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB है 60 डिग्री, और फिर दूसरे की रचना करनी है, और उसमें कितनी है, भुजाओं का 4/3 गुनी हो, तो वो रचना करनी है आपको। रचना के पद जरूर लिखने हैं, ये लिख दिए हैं। ये रहा डायग्राम वो, ठीक है। और इसके बाद में इसके जो खंड बचे हुए हैं, जो हमने पार्ट कैसे कैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम कैसे बना उसको मैंने यहाँ पे बताया है। ये बिंदु रचना के चरण जरूर लिखने हैं, तभी जाके पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें भी आपको जो है एक स्पर्श युग्म की रचना करनी है, यानी स्पर्श रेखा खींचनी है एक वृत्त पे। तो ये रहा वृत्त, हमने रचना कर दी है, और इसका रचना के चरण भी आपको लिख देने हैं। तो ये रहे रचना के चरण, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। दिए गए आवर्ती वितरण के आंकड़ों के माध्यिका 28.5 है, तो x और y के मान निकालने हैं, x और y के मान निकालने हैं। मैंने निकाल दिया, यहाँ पे नीचे आ जाइए, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके लोअर लिमिट कितनी हो गई, 20 हो गई, क्योंकि हमने माध्यिका वर्ग ले लिया 20, लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी हो गई, 30 हो गई। तो L1 20 और L2 30, बस हमारे को फॉर्मूला में रखना माध्यिका के, L1 और L2 का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर दूर स्थित कोई दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख लीजिए और आराम से समझ लेना, ठीक है। बढ़िया तरीके से पेपर को समझना है, जो सॉल्यूशन मैंने किया है बहुत शांति से, जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं इनको ढंग से रट लेना, पढ़ लेना, जैसे भी करना है कर लेना, समझ लेना है, तब जाके आपका ये मैथमेटिक्स जो है
पार होगा। बाकी क्वेश्चंस में जो है आपके अनदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ढंग से पढ़ो। और आपको मैं बता दूं, आपको लोगों के सेट जो है ना, कोड 7 कोड में पेपर बनते हैं। कौन सा कोड आपके पास आएगा आपको पता नहीं है, 7 कोड आपके बनते हैं। यानी कि आपके हाथ में, आपने हिंदी का पेपर तो देखा ही था, कई बच्चों ने कहा सर हिंदी के पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे। अरे आपको नहीं पता है, जिसको आए वो तो धन्यवाद कर रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि 7 कोड हैं और 7 कोड में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी जो अभी इस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, इसमें से कई सारे क्वेश्चन कई कोड में भी बच सकते हैं, ध्यान रखना ये भी। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है, आपको इसको बदल करके हल करना है। अथवा में है, यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर दिया गया है, तो ये अथवा वाला क्वेश्चन और मेन अथवा वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। ये रहा इसका हल पहले वाले क्वेश्चन का। पहला जो ये मेन क्वेश्चन है समीकरण वाला, तो ये रहा इसका हल। और बाकी पार्ट जो इसका बचा हुआ है इधर साइड में मैंने कर दिया ताकि लंबा क्वेश्चन ना दिखाई दे। तो यहाँ तक आप इसको नीचे तक यहाँ तक कर लोगे, ठीक है। ऊपर से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये आएगा, और फिर इसके बाद का स्टेप जो है, यहाँ से आगे जाना है तो यहाँ से आप शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे उत्तर आया तो ये आपका आंसर हो गया। अथवा पार्ट जो है उसको सोल्व कर दिया है, ये रहा वो संख्याओं का आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज का अनुमान कोण दिया गया है। इसका अथवा पार्ट में समान ऊंचाई से 2 स्तंभ 100 मीटर की चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन देख लिया आपने। 6 अंक के प्रश्न है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर जो है इसका पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, ये चित्र रहा। आप जब चित्र को समझोगे और क्वेश्चन को देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो पहले, फिर आंसर देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर आपको इसका आंसर मैंने निकाल कर दे दिया है। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में बहुत विस्तारित रूप से आराम से समझाया है। तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो समझ लेना, दोबारा बोल रहा हूँ, मॉडल पेपर चेक कर लेना, आपको हर चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अथवा पार्ट वाला आंसर जो है यहाँ पर है, ठीक है। जो जहाज का बात है वो यहाँ पर है। तो अथवा पार्ट का आंसर आप यहाँ से नोट कर लेना, आराम से शांति से, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर एच जो निकालना है वो एच भी निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे उत्तर आ गया इसका, ठीक है। बाकी आपका ये लंबा थोड़ा सा है क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन है, कहीं छोटे कहीं बड़े हो रहेंगे। यहाँ पे 6 नंबर का है पानी पीने वाले गिलास, इसके गिलास की धारिता ज्ञात करनी है आपको। इसके अथवा पार्ट में जो दिया गया है, इसमें बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है एक साथ देख रहे हैं आप, और इनके आंसर। अच्छा, इसमें अथवा एक और है आपका, एक ठोस बेलन के रूप में है और दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी है। तो चलिए इनके पहला वाला जो है धारिता ज्ञात करनी है, तो ये है उसका हल, धारिता वाले क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का इसमें, ठीक है। तो धारिता निकालेंगे, ये रहा धारिता का उत्तर, ठीक है। अब इसी में अथवा पार्ट जो है धारिता के नीचे वाला ये रहा, जिसमें हमें व्यास ज्ञात करना है। तो इस व्यास वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दिया गया गोले का व्यास, त्रिज्या। यहाँ पर आराम से देखिए, ढंग से बस फॉर्मूले याद रखिएगा, फॉर्मूले सारे याद रखना है। यहाँ पे पाई है ये, ठीक है, 4/3 पाई r³ है, ये पाई है, ध्यान रखना कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो ये रहा इसका जो हमें निकालना था व्यास बर्तन का, वो निकाल दिया, ठीक है। ये r रेडियस आया, रेडियस का डबल होता है व्यास, तो ये रहा इसका उत्तर। इसका तीसरा जो अथवा पार्ट है वो देख लो, जिसमें दोनों तरफ जो है आपका लगा हुआ है त्रिज्या, और ये 19 सेंटीमीटर की है, देख लो आराम से शांति से। और ये रहा बेलन का आयतन क्या होता है याद रखना है आपको, और अर्धगोले का आयतन भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं सारे के सारे, बस फॉर्मूले याद रहेंगे सब कुछ करोगे। ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालोगे तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र का आंसर देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पूरे सॉल्यूशन से संतुष्ट होंगे और एक बार इसको प्यार से, मोहब्बत से, शांति से देखेंगे और मॉडल पेपर जरूर देखेंगे। मैंने सुबह ही अपलोड कर दिया था अगेन, तो उसको जरूर चेक करिए। अगर नहीं देखा है तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने, क्योंकि मॉडल पेपर में एक एक चीज़ मैंने डिस्कस करके आपको बताई हुई है। प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इसमें आप देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।